राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच की सियासी जंग परवान पर है। राज ठाकरे की बड़ी रैली होने जा रही है और उसके साथ ही उद्धव ठाकरे भी बड़ी रैली करने की तैयारी में हैं। इसके ठीक पहले एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। दरअसल उद्धव ने राज ठाकरे से सवाल पूछा था कि जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तब वो कहां थे। इसी का जवाब देते हुए संदीप देशपांडे ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लगता है सीएम साहब की याददाश्त खो गई है। देशपांडे ने कहा कि जब वो फोटोग्राफी करने में मशगूल थे तब राज ठाकरे साहब बाला साहेब ठाकरे के साथ राज्य भर में शिवसेना को बढ़ाने के लिए दौरे कर रहे थे। उद्धव ठाकरे को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राज ठाकरे की विनती पर ही उन्हें शिवसेना का कार्याध्यक्ष बनाया गया था। अब संदीप देशपांडे के आरोप के बाद शिवसेना क्या जवाब देगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। औरंगाबाद में रविवार को राज ठाकरे एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके पहले मुंबई और ठाणे की जनसभा ने राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर और हिंदुत्व के मुद्दे पर भाषण दिया था। ऐसे में राज ठाकरे रविवार की रैली में क्या कुछ कहेंगे, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। महाराष्ट्र की सियासत में भले ही राज ठाकरे कुछ दिनों से हाशिए पर हों, लेकिन उन्हें एक बेहतरीन वक्ता माना जाता है। जब वो भाषण शुरू करते हैं तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके द्वारा भाषणों में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द कानों को आकर्षित करते हैं। ऐसे में कोई उनका विरोधी हो या फिर समर्थक, हर कोई उनके भाषण पर ध्यान जरूर देता है। लेकिन जिस दिन राज ठाकरे का भाषण होता है उस दिन उनकी मनोदशा कैसी होती है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, इस पर भी राज ठाकरे ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि भाषण करने के पहले उन्हें पसीना आने लगता है। राज ठाकरे के पहले उनके बेटे अमित ठाकरे औरंगाबाद में पहुंच चुके हैं। शहर में दाखिल होते ही उन्होंने जनसभा से संबंधित तमाम तैयारियों की जानकारी ली। मनसे नेता काफी दिनों से ही औरंगाबाद में डेरा जमाए हुए हैं। अमित ठाकरे ने तमाम नेताओं से मुलाकात कर जनसभा को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियों को अच्छे ढंग से करने की बात कही है। इसके अलावा इस सभा में कितने लोग आने वाले हैं, उनके बैठने की व्यवस्था और अन्य तैयारियों की भी जानकारी उन्होंने ली है। अमित ठाकरे की मौजूदगी में 200 युवा विद्यार्थी सेना में भी शामिल होंगे। राज ठाकरे की सभा से औरंगाबाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को और भी मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का विजय रथ 2014 के बाद से लगातार दौड़ रहा है। चाहे राज्यों के चुनाव हों या केंद्र के, हर चुनाव में भाजपा पूरे विपक्ष पर भारी पड़ रही है। भाजपा के इसी विजय रथ को रोकने की कोशिश में ममता बनर्जी से लेकर के चंद्रशेखर राव तक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तीसरा मोर्चा यानी बिना कांग्रेस के कोई ऐसा फ्रंट जो भाजपा को चुनौती दे सके। हालांकि समय समय पर इस तीसरे फ्रंट के नेता खुद ही मान चुके हैं कि वो भाजपा को चुनौती देना उनके बस के बाहर है। वहीं अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी एक ऐसा बयान दिया है जो ममता बनर्जी और केसीआर जैसे नेताओं की उम्मीदों के परवान चढ़ने से पहले ही उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है। प्रशांत किशोर का कहना है कि चुनाव में बीजेपी को कोई थर्ड या चौथा फ्रंट नहीं हरा सकता। अगर बीजेपी को मात देनी है तो ऐसा करिश्मा सिर्फ दूसरा फ्रंट ही कर सकता है। इसीलिए बीजेपी को हराने के लिए दूसरे मोर्चे को मजबूती से उभरना होगा। प्रशांत किशोर एक इंटरव्यू में आगामी आम चुनाव 2024 को लेकर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर हराना है तो इसके लिए दूसरे मोर्चे को मजबूती से उभरना होगा। वहीं जब पीके से सवाल किया गया कि क्या वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 2024 के आम चुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरने में मदद कर रहे हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं माना कि इस देश में कोई तीसरा या चौथा मोर्चा चुनाव जीत सकता है। अगर हम भाजपा को पहला मोर्चा माने तो उन्हें हराने के लिए दूसरा मोर्चा होना चाहिए। अगर कोई पार्टी भाजपा को हराना चाहती है तो उन्हें दूसरे मोर्चे के रूप में मजबूती से उभरना होगा, तभी बात बनेगी। पीके ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे कांग्रेस को दूसरा मोर्चा नहीं मानते। उनकी नज़र में कांग्रेस पार्टी सिर्फ देश की दूसरी बड़ी पार्टी है। वहीं प्रशांत किशोर से जब यह सवाल किया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी के बाद उनका वारिस कौन होगा, तो उन्होंने जवाब में कहा, मैं नाम पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतिहास के हिसाब से देखें तो किसी भी समझदार व्यक्ति को दिखाई देगा। पहले आडवाणी और वाजपेयी जी का साथ था और उसके बाद वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का साथ आया। उसके बाद मोदी और शाह आए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर आगे सब कुछ दिखाता जा रहा है। आप किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आने वाले लोगों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कांग्रेस के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर द्वारा कहा गया कि सबसे पहले उन्हें अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया।
आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल अक्सर कहते हैं कि उनकी पार्टी और उसके नेता कट्टर ईमानदार हैं और राजनीति में सुखद बदलाव करने के लिए आए हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कभी ताहिर हुसैन जैसे आम आदमी पार्टी के पार्षद दिल्ली में दंगे कराते हुए पकड़े जाते हैं, तो हाल ही में आपके 3 पार्षद दिल्ली एमसीडी में भ्रष्टाचार के आरोप में पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। और अब ताजा मामले में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की पार्षद निशा सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। ये है आम आदमी पार्टी का असल चरित्र, जो राजनीति में बदलाव करने की बात करते थे। हरियाणा के गुरुग्राम में शहरी आवास विकास प्राधिकरण के दस्ते पर पथराव करने के मामले में स्थानीय पार्षद निशा सिंह समेत 10 महिलाओं को अदालत ने 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस घटना में शामिल अन्य 7 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। दोषियों के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एडिशनल जज मोना सिंह की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया। पुलिस रिकॉर्ड में कहा गया है कि 15 मई 2015 को शहरी आवास विकास प्राधिकरण के जेई राजपाल सीनियर अधिकारियों के साथ सेक्टर 47 झिम्मर बस्ती में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान एडवोकेट खजान सिंह, प्रदीप जैलदार और नगर निगम की तत्कालीन महिला पार्षद निशा सिंह ने भीड़ को भड़काया। इसके बाद भीड़ ने अधिकारियों और टीम पर हमला कर दिया। भीड़ ने पेट्रोल बम और एलपीजी सिलेंडर भी पुलिस टीमों पर फेंके थे। इस घटना में ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। घटना के बाद निशा सिंह सहित सभी 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर दंगा करने और हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि सबूतों के अभाव में हत्या के प्रयास के मामले को हटा दिया गया। इसके बाद वे सब जमानत पर बाहर आ गए थे। सजा सुनाए जाने के बाद सभी 17 लोगों को भोंडसी जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि निशा सिंह ने साल 2011 में गुरुग्राम के वार्ड नंबर 30 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई थी। वो साल 2016 तक पार्षद रहीं। बेहद पढ़ी लिखी निशा सिंह ने मुंबई विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फाइनेंस में MBA किया है। इसके बाद उन्होंने गूगल जैसी कंपनी में काम किया, लेकिन बाद में गूगल छोड़कर राजनीति में आ गईं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश के कई राज्यों में इस वक्त बिजली संकट है, लेकिन हमेशा की तरह बिना वास्तविक समस्या समझे और उसके उपायों को बिना जाने राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया। फिर क्या था, बिजली संकट पर जारी बहस के बीच भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई। अब राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनकी बोलती ही बंद कर दी है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राहुल गांधी फर्जी ज्योतिषी हैं और मूर्ख हैं। प्रहलाद जोशी ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी इन दिनों फर्जी ज्योतिषी बन गए हैं। देश में कोयले की कमी के कारण क्या होने वाला है या बताने के बजाय उन्हें देश को बताना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान कितना बड़ा कोयला घोटाला हुआ और इस धोखाधड़ी के कारण देश को कितना नुकसान हुआ। कोयले की कमी के बीच राज्यों में बिजली की तेजी से बढ़ती मांग के केंद्र पर बढ़ते दबाव के बीच राहुल गांधी को शायद ऐसे जवाब की उम्मीद किसी भी भाजपा नेता से नहीं रही होगी। वहीं कड़े शब्दों में सरकार का बचाव करते हुए जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का कोयला उत्पादन 777 टन से बढ़कर 818 टन हो गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कोयला उत्पादन सिर्फ 566 मीट्रिक टन था। लेकिन राहुल गांधी इन आंकड़ों को नहीं समझते क्योंकि वो मूर्ख हैं। अगर उन्हें भविष्यवाणियां करने का इतना शौक है तो उन्हें कम से कम एक बार अपनी ही पार्टी का भविष्य बता देना चाहिए। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि मोदी सरकार को घृणा के बुलडोजर के बजाय बिजली संयंत्रों को चलाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कोयले और बिजली संकट ने पूरे देश में तबाही मचा दी है। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उसे इस कारणों को सूचीबद्ध करने के बजाय समस्या का समाधान करना चाहिए। उन्होंने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा दी गई जानकारी का एक अंश संलग्न करते हुए ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें तकनीकी कारणों से कुछ बिजली उत्पादन इकाइयों को बंद करने की बात कही गई थी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में शुरू हुआ हनुमान चालीसा विवाद अब काफी आगे बढ़ गया है। विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी और बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमले ने इस विवाद में आग में घी का काम किया है। शिवसेना लगातार नवनीत राणा और किरीट सोमैया पर हमले कर रही है। खास तौर से संजय राउत इस मामले में काफी सक्रिय हैं। लेकिन अब किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया ने संजय राउत पर पलटवार किया है। मेघा सोमैया ने संजय राउत को मानहानि का नोटिस भेजकर 48 घंटे के अंदर माफी मांगने को कहा है।
अगर राउत माफी नहीं मांगते हैं तो फिर उनके खिलाफ मेघा सोमैया आईपीसी की धारा 500, 501 और 506 के तहत कानूनी कार्रवाई करेंगी और इसके लिए मामला दर्ज करवाएंगी। संजय राउत ने मेघा सोमैया के खिलाफ कथित टॉयलेट घोटाले को लेकर आरोप लगाए थे। इसके जवाब में किरीट सोमैया की पत्नी ने पलटवार किया है। किरीट सोमैया समेत कुछ अन्य के खिलाफ दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने नौसेना की सर्विस से हटाए जा चुके विमान वाहक पोत विक्रांत के कायाकल्प के लिए 57 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए थे। हालांकि महाराष्ट्र के राज्यपाल के सचिव कार्यालय में राशि जमा करने के बजाय बीजेपी नेता ने कथित तौर पर धन का गबन कर लिया। संजय राउत का आरोप है कि किरीट सोमैया ने पत्नी के साथ मिलकर यह घोटाला किया है। राउत ने दावा किया कि आज नहीं तो कल इस केस में सोमैया जेल जाकर ही रहेंगे। हालांकि बीजेपी नेता अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। नवनीत राणा और उद्धव सरकार के खिलाफ हनुमान चालीसा को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद किरीट सोमैया राणा दंपत से मिलने खार पुलिस स्टेशन गए थे, जहां शिवसैनिकों ने कथित तौर पर उनकी कार को निशाना बनाया। इसके बाद शिवसेना और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।